गद्यखंड संवत 1900 से 1925। प्रकरण 2। गद्य साहित्य का आविर्भाव। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कराए हैं। संवत 1913 में अर्थात बलवे के एक बरस पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में जब राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे। मुस्लिम क्या कहते? मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारबी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थीं। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल, पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ लादी लिखीं, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1919 और 1919 के बीच 1909 से 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकलीं, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। पंडित वंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम था भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम क्या था? आबे हयात। भारत खंडामृत को उर्दू में क्या कहा जाता? आबे हयात। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम है पुष्पवाटिका, जिसको उर्दू में कहा जाता गुलिस्ता का एक अंग का अनुवाद, संवत 1909 में। भारतवर्षीय इतिहास 1913। जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक है, संवत 1913। जगत वृत्तांत संवत 1915। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। किसे? पंडित श्रीलाल पत्र मालिका बनाई थी और गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थीं। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह मतलब नया शास्त्र, न्याय शास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें और निकली थीं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थीं। उसमें वह उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों में इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किया गया है। वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो, उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही हैं। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते, मतलब बड़े बड़े राजा। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव शास्त्र की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों ने मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं। बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है।
खेद की बात यह है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्म शास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका नामक जो रचना उन्होंने की थी उसमें जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ संस्कृत जो मिली वो थोड़ा ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। पर संवत 1917 के बीच उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए या यूँ कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुकरण किया है। I may be prouded for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words. From our Hindi bowls and use in their state Sanskrit words quite out place and fashion are those coarse expressions which can be tolerated only among a rustic population. I have adopted to certain extent the language of the battle. लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। लल्लू लाल जी ने क्या कहा कि बैताल पचीसी जो रचित ग्रंथ है वह बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का प्रयोग भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है वही उनके समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहाँ तक का बन पड़े चुनने में उससे उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और ख़ास पसंद हो। आम फहम और ख़ास पसंद हो अर्थात जिनको ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं, ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है या जो है अच्छा नहीं है या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं, वो यूज नहीं करते हैं। मतलब किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता है उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतरना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला। 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई अभिज्ञान शाकुंतल की और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी।
अनुसुईया हौले प्रियवंदा से, सखी मैं भी इस सोच विचार में हूँ, अब मुझसे कुछ पूछूंगी। प्रकट, महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुम अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए हैं। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक कथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली प्यारी, दो न्यारी न्यारी हैं। हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका है। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उस उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी WH एलन एंड CO 13 वाटरलू प्लेस पाल माल SW के विशाल छाप खाने के मैनेजर हुए। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे इन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब ने की थी। तो पिंकार्ट साहब ने क्या किया कि हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया और दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने अपने प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह से निश्चय हो गया कि यहाँ की परंपरागत प्राकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उन्हें हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतीय दुकाल की भी तरह की जाएगी। संवत 1947 में उन्होंने उपर्युक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन क्लर्कवेल लंदन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री ओरिएंट एडवाइजर एंड एक्सपर्ट नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागिरी उर्दू में निकलता था। किसमें? आइन सौदागिरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से भी उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे अच्छे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लिख कर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1952 में नवंबर सन 1895 में वे रिया घास, जिसके रसों से अच्छे कपड़े बनते थे, कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए कि लखनऊ में उनका देहांत 7 फरवरी 1896 हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला।
संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में लिखा है। देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे अनुचित समझते थे, पर यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य ही भूमिका के रूप में लिखा था। देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी की अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही साथ राजा लक्ष्मण सिंह ने के जो शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजाहितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे सिकंदरे से निकला था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार निकलने लगा था उर्दू में उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी भरे रहते थे। और जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी की पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराईं। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रहीं। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल के ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की, इसका उल्लेख पहले हो चुका था। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य के समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली। संवत 1924 मार्च सन 1867 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से यह सदा बचाते रहे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खां ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि ये अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में
आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान को खंडन करते हुए ये कहा था। और नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसाद ताशी ने फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। नवीन बाबू ने वो खंडन किया था ना उर्दू के लिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा और वो उर्दू के पक्ष मंडन के थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में, तैश में, जोश में। अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बिम्स साहब बिम्स का हवाला देते हुए कहा डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे कुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब ताशी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता। सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों का पर कितना प्रभाव था। सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष MS हैवेल साहब ने अपनी यह राय जाहिर की कि यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता, एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। इस राय को गारसाद ताशी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इस प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 जब यह विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गाँवों की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। उससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरिक रहें और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारसाद ताशी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने ताशी साहब खड़े हुए थे। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तभी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिम भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया। वेदों के भाष्य संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की और आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की आदत भाषा जो है उर्दू हो रही थी। आज तो नवाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है। संवत 1919 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान
श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणबीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम तुरंत संवत 1920 में कपूरथले पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का एक ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के सब छोटे बड़े संस्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी भाषाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्त्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। किसने लिखा है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखी। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे, पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। पंडित श्रद्धाराम कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके बाद तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह है ये, शतोपदेश, दोहे हैं इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठ के लगभग लिखा है, जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। कौन कौन सा लिखा? सबसे पहले उन्होंने लिखा था अध्यात्म संबंधी आत्मचिकित्सा, और फिर उन्होंने लिखा तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, और फिर उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लिखा था जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का भी एक सामाजिक उपन्यास भी उन्होंने लिखा 1934 में, संवत 1934 में, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खास पसंद खास भाषा का उपदेश ही देते रहे। उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विशेष विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता? सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी? उनकी सगी बहन को लेकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी, लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न मूलों में से निकलती हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषा के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र से के रूप में चली आ रही है, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने
किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों में निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कर सकते हैं। देश भाषा के साहित्य के उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, संवत 1925 से 1950 तक। तब तक से आप लोग इसको सुनिए, देखिए। धन्यवाद।